बांग्लादेश में जिस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं भारत की सुरक्षा के लिए वो बड़ी महत्वपूर्ण है। वो सुरक्षा भारत की अफेक्ट करती हैं नॉर्थ ईस्ट से लेकर पश्चिम बंगाल तक। किसी भी कंट्री में जब कोई एक्सटर्नल थ्रेट अगर वो देश फेस करता है तो सबसे पहले वो देखता है कि ये एक्सटर्नल थ्रेट किसके हैं। ये एक्सटर्नल थ्रेट क्या टेरर ग्रुप्स के हैं, होस्टाइल स्टेट के हैं, इंसर्जेंट नेटवर्क्स के हैं, डिस्टेबलाइजिंग फोर्सेस के हैं। अगर एक बार आप एक्सटर्नल थ्रेट्स को मैप कर लेते हो तो वो कंट्री पहली बात कभी भी ओपनली रिस्पॉन्ड नहीं करती। ओपनली रिस्पॉन्ड करने का मतलब है एक ऑफिशियल एडमिशन जिससे कि डिप्लोमेटिक क्राइसिस हो सकता है। इस कॉन्टेक्स्ट में इंटेलिजेंस एजेंसीज यहाँ पर एंटर करती हैं और वो सरकारों को एक ऑप्शन देती हैं जहाँ पर सरकारें प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी के बेसिस पर काम कर पाएं। बड़े लंबे समय से भारत के ऊपर एलिगेशन लगाया गया कई देशों के तहत कि भारत अननोन गनमैन का प्रयोग करता है। ये अननोन गनमैन का फिनोमिना पाकिस्तान में बड़ा एक्टिव देखा गया। कुछ लोग कहते हैं कि अननोन गनमैन जो है वो केवल पाकिस्तान नहीं बल्कि बांग्लादेश में भी एक्टिव है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अननोन गनमैन को लेकर जो एलिगेशन अक्सर लगाए जाते हैं वो कभी प्रूव नहीं होते, क्योंकि ये सारे ऑपरेशंस अगर गतिविधियां अगर होती भी हैं तो ये प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी के तहत रैप्ड होती हैं। किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी का काम सबसे पहले होता है स्ट्रक्चरल असेसमेंट करना। बांग्लादेश इस मोमेंट पर भारत के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। थ्रेट इसलिए नहीं है क्योंकि वो देश किसी प्रकार की आज भारत की सुरक्षा को हार्म करने की कैपेबिलिटी रखता है, बल्कि थ्रेट इसलिए है क्योंकि वहाँ पर एक पॉलिटिकल केओस है और पॉलिटिकल केओस एक ब्रीडिंग ग्राउंड होता है एक्सट्रीमिज्म और वायलेंस के लिए। जब आप स्ट्रक्चरल असेसमेंट करते हो तो आपका सबसे पहला उद्देश्य होता है कि उस देश की फॉल्ट लाइंस को एनालाइज करना। फॉल्ट लाइंस में आप समझने की कोशिश करते हो कि वहाँ पर वो सोसाइटी कहाँ और कितने लेवल पर ब्रोकन है। आप देखते हो कि उस पर्टिकुलर सोसाइटी में पहली बात पॉलिटिकल राइवलरीज क्या क्या हैं, एथनिक टेंशंस क्या क्या हैं, रिलीजियस लेवल पर कॉन्फ्लिक्ट्स क्या क्या हैं, वहाँ क्रिमिनल गैंग्स कौन से ऑपरेट करते हैं, सेपरेटिस्ट ग्रुप्स कौन से ऑपरेट करते हैं, वहाँ पर रीजनल लेवल पर क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वहाँ पर इंटरनल पावर स्ट्रगल्स कौन से ग्रुप्स के बेसिस पर है, वहाँ पर कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल कमज़ोर है। जब आप ये एक स्ट्रक्चरल एनालिसिस कर लेते हो और एक असेसमेंट प्रिपेयर कर लेते हो तो उसके बाद एक इंटेलिजेंस एजेंसी को वहाँ पर वायलेंस को मैन्युफैक्चर नहीं करना होता, क्योंकि उस सोसाइटी में पहली बात वायलेंस ऑलरेडी बड़ी कॉमन होती है। तो वहाँ पर जो लोकल लोग होते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी एक प्रकार से वायलेंस कर रहे होते हैं, किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उस वायलेंस को सिर्फ शेप किया जाए, शेप भी इस तरीके से किया जाए कि वहाँ पर बिना किसी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के वो वायलेंस अपने आप आगे बढ़े और वहाँ पर उस वायलेंस के बढ़ने से जो एक्सटर्नल थ्रेट आपके स्टेट को विटनेस हो रहा है वो ऑटोमेटिकली न्यूट्रलाइज हो जाए। ये कैसे परिस्थिति मैनिफेस्ट करती है, इसके लिए किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी को लोकल एक्टर्स को ढूंढने की आवश्यकता है, क्योंकि लोकल एक्टर्स यहाँ पर वो एक्टर्स होते हैं जिनके पास रीजंस होते हैं वायलेंस करने के, जिनके पास रीजंस होते हैं सबसे पहली बात प्रोटेस्ट करने के। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आप कभी भी एक चीज़ को याद रखिएगा कि किसी भी तरीके से वायलेंस को ग्राउंड जीरो से और एकदम स्टार्टिंग स्क्रैच से नहीं मैन्युफैक्चर करते। यहाँ पर सिर्फ आप उन लोगों को केवल आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो जो थ्रेटेंड फील करते हैं, उन लोगों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो जो बिट्रेड फील करते हैं, गुस्सा फील करते हैं, और यहाँ पर वो डेस्परेट होते हैं किसी न किसी तरीके से वायलेंस करने के लिए। ये किसी भी तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ये चाहे इंसर्जेंट्स हो, क्रिमिनल गैंग्स हो, यूथ हो, जेनजी हो, या फिर यहाँ पर किसी भी प्रकार का ऐसा ग्रुप हो, इंडिजिनस एक्टर हो जो बेसिकली उस देश में किसी भी तरीके से पहली बात तो बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर इंटेलिजेंस एजेंसीज इस कॉन्टेक्स्ट में कभी भी अपने हैंडलर्स के थ्रू ना तो कोई टारगेट्स देती हैं ना ऑर्डर्स देती हैं, बट वो सिर्फ उस इन्वायरमेंट को शेप करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं उन लोकल एक्टर्स को कि वो एक्शन इस प्रकार से लें कि वो एक्शन एनिमी का एक्शन ना दिखे, बल्कि वो एक्शन इस प्रकार का हो कि वो लोकल दिखे। और जब वो लोकल दिखता है तो एक चीज़ तो तय हो जाती है कि यहाँ पर बिना किसी फॉरेन इन्वॉल्वमेंट के, बिना किसी फॉरेन ट्रेल के, बिना किसी फॉरेन हैंडलर के एक्शन हो जाता है और सबसे बड़ी बात रिजल्ट भी मिल जाता है किसी भी इंसिडेंट के बाद। इसीलिए आप देखिए कि कोई इंटेलिजेंस एजेंसी कभी सेलिब्रेट नहीं करती, वो साइलेंस में चले जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, क्योंकि इसको कहते हैं एट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। इसी रीज़न से आप देखिए कि यहाँ पर एट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर देना कि जहाँ पर कन्फ्यूजन हो कि ब्लेम करे भी तो किसको करें। बांग्लादेश में प्रिसाइसली ये चीज़ हो रही है। उस्मान हादी एक एंटी इंडिया फिगर था, मर गया। उसके मरने के बाद इस प्रकार की कन्फ्यूजन पैदा हो गई वहाँ पर कि भाई पहली बात तो ये किया किसने। एक थ्योरी कहती है कि वो गैंग राइवलरी थी, एक थ्योरी कहती है कि वहाँ पर कुछ इंसर्जेंट वायलेंस था,
एक थ्योरी कहती है कि वहां पर पॉलिटिकल इनफाइटिंग थी, एक थ्योरी कहती है कि नहीं क्रिमिनल सेटलिंग ऑफ स्कोर्स था, एक थ्योरी कहती है कि नहीं वहां पर कुछ डिसग्रंटल्ड यूथ थे, ऐसे यूथ जो बेसिकली उस एंटी इंडिया फिगर को मारना चाहते थे। सबसे बड़ी बात क्या है कि कई लोग आज की डेट में ये भी कह रहे हैं कि उस्मान हादी का मरना स्टेट का एक फेलियर भी था। और ब्यूटी देखिए, एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाना जहां पर जर्नलिस्ट आर्ग्यू करते हैं, एनालिस्ट्स डिसएग्री करते हैं, गवर्नमेंट्स स्पेकुलेट करती हैं केवल बिना प्रूफ के। इसको कहते हैं प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी इन एक्शन। क्योंकि यहाँ पर चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी को पहली बात आज की डेट में अपने सक्सेस को प्राप्त करने के लिए कोई भी शोर शराबा नहीं करना, गेम साइलेंटली खेलना है। क्योंकि गेम सारा जो है इस प्रकार का साइलेंस होना चाहिए कि साइलेंस वो स्ट्रेटेजिक दिखे। क्योंकि जो एट्रीब्यूशन फॉग होता है कि आफ्टर ऑल ये किया किसने और किसने किया होगा, जिसके बाद मल्टीपल लोगों के ऊपर ये एट्रीब्यूशन आता है, इसी चीज़ से ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाता है। इंटेलिजेंस ऑपरेशंस कोई ड्रामेटिक ऑपरेशंस नहीं होते, ये होते हैं केवल और केवल स्ट्रेटेजिक पेशेंस के। क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ लोकल लोगों के उस फियर को अपने आप इस तरीके से मटीरियलाइज होने देते हो कि एट्रीब्यूशन फॉग में पूरा देश पागल हो जाए, बावला हो जाए। उस्मान हादी को किसने मारा? किसी बांग्लादेशी ने मारा। अब क्योंकि वो किसी बांग्लादेशी ने ही उसको मारा तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये बांग्लादेशी आफ्टर ऑल था कौन। इसी रीज़न से आप देखो कि एक जगह पर थ्योरी फैलाई गई कि उसके हैंडलर भारत में थे, बांग्लादेश की पुलिस ने कहा नहीं ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। फिर एक थ्योरी फैलाई गई कि नहीं मारने वाले जो हैं तुरंत उसके बाद भारत भाग गए, गुवाहाटी आ गए, गुवाहाटी के बाद मुंबई आ गए, जियो का सिम प्रयोग कर रहे थे, पुलिस ने कहा नहीं ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। कन्फ्यूजन है, एट्रीब्यूशन फॉग है। लेकिन मैसेज क्लियर है कि आपकी सोसाइटी के अंदर इतने फॉल्ट लाइन्स हैं कि किसी भी फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट करना इतना मुश्किल नहीं है। क्योंकि यदि आप इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम दोगे, और ख़ास करके यहाँ पर जिस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम देकर भारत की सुरक्षा के ऊपर भी आंच लाई जा रही है, इस एट्रीब्यूशन फॉग में पूरा का पूरा बांग्लादेश एक केओटिक सिचुएशन में है। तो एक चीज़ तय है कि उस्मान हादी का मरना आज एक बहुत बड़ा सिग्नलिंग फैक्टर है उन सारे एंटी इंडिया फोर्सेस को, खास करके जो इस मोमेंट पर बांग्लादेश में ऑपरेट कर रहे हैं, ये सोचकर कि कहीं ना कहीं वो सेफ रहेंगे। क्योंकि एक थ्योरी तो अभी रिसेंटली ये भी कहती है कि हो सकता है इस पर्टिकुलर गेम में आईएसआई या चाइना का ही रोल हो। क्या पता इन्होंने ही ये इंसिडेंट करवाया हो ताकि भारत के ऊपर एट्रीब्यूशन लग जाए। पर सवाल उठता है कि भारत के ऊपर एट्रीब्यूशन करके आपको मिलेगा क्या? क्योंकि अगर आप भारत के ऊपर एट्रीब्यूशन करते भी हो, आपका खुद का बांग्लादेश और केओस में जाएगा, और केओस में जाने से भारत से ज़्यादा नुकसान इस मोमेंट पर अगर किसी को होगा तो वो चाइना को होगा। क्योंकि चाइना है व्यापारी, वो है धंधेबाज, और जिसका धंधा नहीं चलता उस लाले को शाम को पूछो कि जिसके डल्ले में पैसा नहीं आया कि वो लाला अपने तोंद के नीचे रात भर खुजली करता रहता है, इस चीज़ को सोचते हुए कि डल्ले में पैसा नहीं गिरा। तो यहाँ पर ये चीज़ समझने की आवश्यकता है कि इस पर्टिकुलर गेम प्लान में आफ्टर ऑल आप भारत पे एट्रीब्यूशन ला सकते हो, पर उस एट्रीब्यूशन से फ़ायदा किसी को नहीं मिलना। इनफैक्ट अंत में नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो वो केवल और केवल बांग्लादेश का हो रहा है। अब बांग्लादेश इस चीज़ को कैसे मैनेज करता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पर जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि गेम क्लियर है। गेम ये है यहाँ पर कि इस कॉन्टेक्स्ट में बांग्लादेश में इस प्रकार का एंटी इंडिया रेटरिक जो अभी चल रहा है वो एक नेचुरल फीचर बनने जा रहा है फरवरी तक, जब तक बांग्लादेश में चुनाव नहीं होते। और जहाँ तक अभी हमारा एक बेसिक अनुमान और एस्टीमेट जो बांग्लादेश के सिनेरियो को देखते हुए लगता है, उस एस्टीमेट से तो ये भी प्रूव होता है कि क्लियर कट मेजॉरिटी बांग्लादेश में शायद किसी को नहीं मिलने वाली। कहीं ऐसी परिस्थिति ना हो कि क्योंकि क्लियर कट मेजॉरिटी ना मिले और उसके बाद लोग मोहम्मद यूनुस की रेजिम को तो वैसे ही पसंद नहीं करते, कि बांग्लादेश फरवरी के बाद एक मिलिट्री कू की परिस्थिति में आ जाए और मिलिट्री टेक ओवर हो जाए बांग्लादेश का। यदि अगर ऐसा होता है तो ये भी एक बड़ा दिलचस्प डेवलपमेंट होगा, क्योंकि इसके होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इस मोमेंट पर शेख हसीना की पार्टी चुनाव लड़ नहीं सकती, अवामी लीग किसी परिस्थिति में नहीं है कि चुनावी लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर कोई प्रक्रिया कर पाए। बाकी जो लोकल छोटी छोटी पार्टीज़ हैं, इस्लामिस्ट पार्टीज़ हैं, वो इस मोमेंट पर इतना स्टेक नहीं रखती कि पूरे पैन बांग्लादेश में अपना दबदबा बनाकर पावर में स्टेक होल्डर पा पाए। मोहम्मद यूनुस जितनी मर्जी कोशिश कर ले, अनशन भी कर ले, भूखा बैठ जाए, टेढ़ा मेढ़ा होकर लेट जाए सड़क पे, उसके बावजूद भी यूथ उसके साथ इस मोमेंट पर तो नहीं है। लास्ट ईयर ज़रूर था जब CIA बेस्ड एक पूरा स्ट्रीट प्रोटेस्ट मैन्युफैक्चर करके वहाँ पर नेशनल एंडोमेंट ऑफ डेमोक्रेसी के थ्रू ये रेवोल्यूशन स्ट्रीट लेवल पर लाया गया था। लेकिन बात क्लियर है,
इन सारी गतिविधियों के बावजूद भी अंत में अगर बांग्लादेश ने एक मिलिट्री कू के ओर आगे जाकर बढ़ना है और मिलिट्री टेकओवर ही होना है जो बांग्लादेश का फ्यूचर एज ऑफ नाउ दिख रहा है, तो परिस्थिति आगे जाकर काफ़ी गंभीर होने वाली है। बट उस्मान हादी का सिग्नल प्रोवाइडेड जो यहाँ पर गतिविधियाँ हो रही हैं वो शायद यूथ को वहाँ तक पहुँच चुका है। आने वाला समय, अगले 2 महीने बांग्लादेश प्रिकेरियस लेवल पर ही रहेगा।